कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेहर, घर चलो, बहुत दिन हुए घर से निकले हुए, अब तो उस घर को घर बना दो, अंबर बोला। अब इतना आसान नहीं है अंबर बिल्ला, अब आपको मुझे मेरे पापा और भाई से मांगना पड़ेगा। वो हाँ कहेंगे तो हाँ कहूंगी, नहीं तो नहीं, मेहर बोली। साहिल तो माना हुआ है, अब तुम भी मान गई हो, अब रह गए तुम्हारे पापा जी, उन्हें तो मैं मना ही लूँगा, अंबर बोला। अगर मना लोगे तो मेरी भी हाँ है, अब पापा से हाँ करा के ही आना, अब जाओ यहाँ से, मेहर बोली। इधर मुंबई में रूही हर महीने की तरह आज भी मारिया के साथ हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किया और पाया कि रूही और बच्चा दोनों हेल्थी हैं। मारिया ने पास खड़े होकर अल्ट्रासाउंड देखा, वो बहुत खुश हुई। वो बोली, मे गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। जब वो लोग घर आए तो रोहन हमेशा की तरह बाहर ही था। वो शूटिंग पर जाता तो कई कई दिन या कई महीनों तक नहीं आता था, पर रूही मारिया के साथ ही रहती थी। दोनों की आपस में बहुत बनने लगी थी। इधर अंबर के जाने के बाद निया कमरे में आई तो मेहर को देखकर बोली, क्या हुआ मेहर, अंबर क्यों आया था? उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा? उसने मेहर का चेहरा देखा तो पूछे बिना नहीं रह सकी। अरे नहीं, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं बोले, मेहर बोली। फिर मुझे तू रोई हुई क्यों लग रही है? मैं तो घबरा ही गई थी, निया बोली। निया, आज फिर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। हम में बहुत बातें हुई। मैंने वो एम्यूजमेंट पार्क वाली बात याद कराई तो वो पता है क्या बोले? वो कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो लड़की मैं थी, क्योंकि उस वक्त वो अंधेरे से इतना डरते थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ कौन है। लेकिन उस दिन के बाद से वो मुझसे प्यार करने लगे, मतलब उस लड़की से जिसने उन्हें अंधेरों से लड़ना सिखाया। तुझे पता है, वो मेरे कारण ही मेरे से दूर हो गए। जब मैंने उनसे शादी भी की तब भी ये मुझसे दूर रहे, क्योंकि ये उस लड़की को ढूंढ रहे थे जिसे वो प्यार करते थे, मेहर ने बताया। मतलब वो तेरे कारण तुझसे ही दूर रहा और तेरे ही कारण तुझे इग्नोर किया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर क्या हुआ, निया ने पूछा। फिर वो कहता है कि मुझे देखकर वो उस लड़की को भूल गया और मुझसे प्यार करने लगा। अब हुआ ये कि मैं खुद से ही जीत गई और खुद से ही हार गई, मेहर बोली। बहुत ही अजीब बात है ये तो, निया बोली। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया और एक शर्त पर शादी के लिए हाँ की है कि वो मेरे भैया और पापा को मनाए। अगर वो हाँ करते हैं तो मुझे वो असली शादी करके ले जाए, मेहर बोली। वाह, अब आया मज़ा, ये तूने ठीक किया। उसने इतना सब किया है तो इतना तो बनता ही है, निया बोली। फिर वो ईशान के बारे में सोचने लगी। काश वो भी मेरे बारे में सोचता, मेरी इतनी कद्र करता, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं। उसने दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैं ही पागल हूँ जो उसके प्यार में मरी जा रही हूँ। शाम को साहिल के साथ घर आते वक्त मेहर ने साहिल को सारी बात बताई और बोली, भैया अब ये आपके हाथ में है कि क्या करना है। अंबर ने साहिल को पहले ही सब बता दिया था। वो मेहर से मिलने के बाद साहिल के पास आया था और उसे सब कुछ बताया था। रूही के जाने के बाद साहिल बहुत उदास हो गया था, पर वो मेहर को अपनी टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके सामने खुश रहता था और वो चाहता था कि ये दोनों खुश रहें। वो बोला, ये बहुत अच्छी बात है मेहू, मुझे अंबर पसंद है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें खुश रखेगा। उसके अलावा इतना अच्छा कोई और हमें मिल ही नहीं सकता। लेकिन भैया, पापा को वो पसंद नहीं है, पापा नहीं मानेंगे और इस बार मैं उनकी मानूंगी। अंबर, लाख अच्छे हो, लाख सुधर गए हो, लाख मुझे प्यार करें, पर मेरे भैया और पापा से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। मैंने एक बार आप लोगों को छोड़कर उन्हें अपनाया था, पर अब नहीं। अब जो पापा कहेंगे मैं वही करूँगी, मेहर बोली। मेरी बच्ची, तो इतनी सयानी कब से हो गई? ठीक है, जो पापा की मर्जी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, साहिल बोला। रूही को मुंबई आए 2 महीने हो गए थे। रोहन ने रूही को नया नंबर ले लिया था। उसने सबसे पहले एथन की नर्स कम गर्लफ्रेंड लूना को फ़ोन किया और एथन का हाल चाल पूछा। लूना, एथन अब कैसा है, तुम कैसी हो? हेलो रूही, सब ठीक है ना? तुमने इतने महीने हो गए कोई फ़ोन ही नहीं किया। एथन को तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो अब चलने लगा है, पर अभी बोलना शुरू नहीं किया है। कुछ समय बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगा। डेविड हर दूसरे दिन आकर उसका हाल चाल पूछता है। वो जब भी आता है तुम्हारे बारे में भी पूछता है। बात क्या है? एथन कह रहा था कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है, फिर भी तुम उसके पास नहीं हो। सॉरी, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, ऐसा एथन पूछ रहा था। डेविड ने उसे बताया है, लूना बोली।
लूना, मैं भी अपने पति को बहुत प्यार करती थी, पर जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि जिससे मेरी शादी हुई है वो कोई मामूली लड़का नहीं है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, और यही नहीं शायद वो शादीशुदा है या उसकी मंगेतर है। मैं कैसे उस धोखेबाज को अपना लेती? आखिर उसको इस तरह झूठ बोलकर मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे दुनिया में दो लोगों से नफरत है, एक तो अमीर, दूसरे झूठ, और मेरे साथ यही हुआ, रूही बोली। क्या? लेकिन रूही, अच्छी बात है कि वो अमीर है। तुम्हारी बाकी की लाइफ की तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे तुम जो भी सोचो, पर मुझे एथन बता रहा था कि वो बहुत ही अच्छा है, और ये भी कह रहा था कि तुम्हारी लाइफ सेट है, अब उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, लूना बोली। सुनो लूना, ये बात एथन को मत बताना, वो पहले ही खुद से दुखी है, मेरे बारे में सुनकर और दुखी होगा। वो अगर इस बात से खुश है कि मैं खुश हूँ तो उसे खुश रहने देना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो दुखी हो, उसे खुश रखना, रूही बोली। रूही की बात सुनकर लूना बोली, आप चिंता न करें, मैं उसका ध्यान रखूंगी, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रूही अब बेफिक्री से बैठ गई। मारिया उसे देखकर बोली, तुम इस तरह अपना मूड खराब न करो, तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान भी है, उसके लिए खुश रहा करो, नहीं तो उसके जन्म में दिक्कत हो जाएगी। क्या ऐसा भी होता है? रूही ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, उस पर सबका अच्छा असर होगा। तुम खुश रहोगी तो वो खुश रहेगा, तुम दुखी होगी तो वो भी दुखी होगा, तुम्हारे खुश रहने पर उसकी सेहत भी अच्छी होगी, मारिया बोली। रूही ने उसकी बात मानी और उस दिन से खुश रहने लगी। वो कभी कभी एथन को मैसेज करके हालचाल पूछ लेती थी और लूना से भी बात कर लेती थी। दिल्ली में मेहर डिनर के वक्त पापा से बात करने की सोच रही थी। उसने साहिल से कहा, भैया पापा को बता दूं कि अंबर आया था, उसने ये सब कहा। नहीं, मेरे ख्याल से अंबर को खुद हैंडल करने दो, अगर तुम बता दोगी तो पापा को लगेगा कि तू अंबर की हेल्प कर रही है, साहिल बोला। लेकिन असल में वो डर रहा था कि कहीं मेहर की बात सुनकर पापा ये अंदाज़ा न लगा लें कि मेहर उससे बहुत दुखी है, इसलिए कहीं सीधे ही ना न कर दें। मेहर उसकी बात मान गई और पापा को कुछ नहीं बताया। साहिल अपने कमरे में आया। उसने आते ही अंबर को फ़ोन किया। अंबर ने उसी वक्त फ़ोन उठाकर कहा, हेलो साहिल, रूही मिल गई? अच्छा, कहाँ है? साहिल ने जवाब के बदले सवाल किया। मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तूने इतनी रात को फ़ोन किया तो मैं समझा कि शायद वो मिल गई और तूने वही बताने के लिए फ़ोन किया है, अंबर बोला। नहीं यार, वो नहीं मिली, तूने ही तो कहा था कि मैं उसे न ढूंढूं, जब उसने आना होगा आ जाएगी। मैंने तेरी बात मानकर उसे ढूंढना छोड़ दिया है। मैंने तो फ़ोन तुझे ये बताने को किया है कि तू सुबह ही आ जाना और पापा से बात कर लेना, जितनी जल्दी आ सकता है आ जाना, साहिल बोला। तू मेरा साथ देगा? अंबर बोला। कमीने, और मैं क्या कर रहा हूँ, तेरा साथ ही तो दे रहा हूँ। देख, उस वक्त तू अकेले ही बात करना, न मैं और न मेहर, हम तेरी हेल्प नहीं करेंगे। अगर पापा ने देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी, उल्टा मैं तेरे खिलाफ बात करूँगा। पापा को जब लगेगा कि मैं राज़ी नहीं हूँ तो पापा राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे उल्टे ही चलेंगे। ओके ठीक है, साहिल ने बोला। बाकी तो ठीक है, मुझे तुम्हारे बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। अपने जीजा जी को भला कोई कमीना कहता है? अंबर ने स्टाइल मारते हुए कहा। अच्छा जी, अभी से नखरे? कमीने, अगर तेरे यही लक्षण हैं तो मुझे लगता है मुझे तेरे बारे में एक बार फिर सोचना होगा, साहिल बोला। अरे साले, तू मेरा साला है, जो कहना है कह ले, मेहर के लिए कमीना भी कहला लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊँगा, कहकर अंबर ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले दिन अंबर सुबह ही उनके घर कुछ फल और फूल लेकर आ गया। साहिल जॉगिंग करके लौटा था। वो बेध्यान सा लिविंग रूम में आया तो उसने अंबर को देखा। वो एकदम हैरान हो गया। वो अंबर को चुप रहने का इशारा करके वापस अपने कमरे में चला गया। वो नहीं चाहता था कि उसके पापा समझे कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब कुछ देर अंबर ने सब कुछ खुद ही संभालना था। घर के हाउसकीपर ने आकर अंबर का स्वागत किया और बोला, हाँ जी सर, आपको साहिल बाबा से मिलना है? नहीं, मुझे उसके पापा मिस्टर राज सिंघानिया से मिलना है। उन्हें कहिए कि अंबर बिड़ला आया है। हाउसकीपर उसी वक्त चला गया और मेहर के पापा का दरवाज़ा खटखटा कर बोला, सर जी, अंबर बिड़ला आपसे मिलने आया है। राज सिंघानिया का माथा ठनका। आज ये अंबर उनके घर क्या करने आया है? वो बेड टी पी रहे थे। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की। वो उठे, ब्रश किया और कपड़े बदल कर नीचे आ गए। अंबर उन्हें आता देख खड़ा हो गया और उनके चरण छूकर बोला, प्रणाम पापा, मैं अपनी पत्नी मेहर को लेने आया हूँ। पापा?
कमीने, ये सिर्फ मेरे और मेहू के पापा हैं। तेरे पापा कैसे हो गए और तू अंदर कैसे आया? दौलत राम कहाँ है तुम? इसे उठाकर बाहर फेंको। साहिल कब से इसी के इंतजार में था कि पापा उसके पास पहुंचते ही वो पीछे से आ गया और बोला, साहिल ये सब क्या है? तू जानता नहीं है लेकिन मेहर मेरी पत्नी है। हम दोनों की शादी हुई है कोर्ट में। ये रहा सबूत। साहिल, मैं रिश्ते सुधारने आया हूँ, इस तरह करके तुम इन्हें और बिगाड़ रहे हो। अंबर ने भी उसके साथ मिलकर एक्टिंग की। कैसा सबूत, कैसा रिश्ता? मैं नहीं मानता इन सबको। तुमने मेहर को कोई खुशी नहीं दी। अब तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी उससे शादी हुई है। जब तुम्हारी माँ उसे तंग कर रही थी तब तुम कहाँ थे? और कहाँ था ये सबूत और ये रिश्ता? साहिल ने गुस्से से अंबर का कॉलर पकड़ते हुए कहा। साहिल के पापा को साहिल पर गुस्सा आया। वो उठे और साहिल को अंबर से अलग किया और उसे बोले, साहिल ये क्या है? तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम में क्या? मैंने तुम्हें यही सिखाया है? ये हमारे घर आया है, हमारा मेहमान है। इस तरह मेहमान पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। उस पर ये तुम्हारी बहन का पति है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। पापा, आप भी इसे मेहू का पति मानने लगे। उस दिन जब मैं कह रहा था तब आपने ही कहा था कि ये हमारी मेहू के लायक नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब ये उसके लायक कैसे हो गया? साहिल गुस्से में बोला। साहिल, तुमने चुप बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ यहाँ से, हमें बात करने दो, उसके पापा बोले। साहिल चुप होकर बैठ गया। हाँ, अब तुम कहो अंबर, क्या कहना है? पापा ने अंबर से कहा। मैं ये कह रहा था कि मैं मेहर को लेने आया हूँ। अंकल जी, मेरी गलती थी कि मैंने उसके प्यार को समझा नहीं, पर ये मेरा कसूर नहीं है। असल बात यह है कि एक बार हम एग्यूजमेंट पार्क गए थे। आपको भी पता होगा कि मुझे पहले अंधेरे से डर लगता था। तो उस पार्क के हॉरर वर्ल्ड में एक लड़की मुझे मिली। उसने मेरे अंदर से अंधेरे के डर को निकाल दिया। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, पर बदकिस्मती से मैं उस लड़की को देख नहीं पाया। बस उसी लड़की की वजह से मुझे मेहर का प्यार नहीं दिखा। मैं उस लड़की के सिवा किसी को अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मेहर मुझे छोड़कर चली गई तब मुझे पता चला कि मुझे मेहर से प्यार है। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो गई थी। मेहर मानी ही नहीं। अब मुझे पता चला कि वो पार्क वाली लड़की मेहर ही है। इसलिए अब मैं आपसे मेहर को मांगने आया हूँ। प्लीज़ उसे मेरे साथ भेज दीजिए। अंबर ने हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा तुमने? वो लड़की मेहर है? सच कह रहे हो तुम? तुम्हें किसने बताया? साहिल ने हैरानी से अंबर को पूछा। मुझे खुद मेहर ने बताया। उसने मुझे माफ़ कर दिया है। वो कहती है कि अगर मेरे पापा हाँ करेंगे तो मैं जाऊंगी, अगर पापा ने ना कर दी तो वो सब छोड़ देगी, अंबर बोला। पापा ने साहिल की तरफ देखकर पूछा, तुम इस पार्क वाली कहानी के बारे में जानते हो? हाँ जी पापा जी, हम चारों एक साथ ही पार्क गए थे जब इसे वो लड़की मिली थी। हम चारों उसे ढूंढ रहे थे पर वो नहीं मिली, साहिल बोला। ठीक है साहिल, जाओ मेहर को बुला कर लाओ, पापा बोले। साहिल मेहर के कमरे के पास गया और बोला, मेहू पापा बुला रहे हैं, चल बच्ची, वो अंबर आया है। वो मेहर को लेकर आ गया। पापा ने मेहर से पूछा, मेहू बेटा, क्या तुम इसे अपना पति मानती हो? पापा ने पूछा। पापा, मानने ना मानने की बात ही नहीं है, हम पति पत्नी हैं, हमने शादी की थी, ये कोई झूठ नहीं है, मेहर बोली। अगर मैं कहूँ कि इसे तलाक दे दो? पापा बोले। पापा दे दूंगी, मैंने आपसे कहा था कि अब जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, मेहर बोली। उसकी बात सुनकर साहिल और अंबर दोनों हिल गए। वेरी गुड, ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। सुन लिया तुमने? अब भी बैठे हो, जाओ, जाते क्यों नहीं? साहिल अंबर से बोला। साहिल चुप रहो, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना। अंबर, ऐसे में अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, पापा बोले। मैंने लाइफ में 2 बार प्यार किया और दोनों बार एक ही लड़की से किया है। अब मैं किसी और का नहीं हो सकता, न ही इसे किसी का होने दूंगा। तलाक का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर ये आज नहीं जाएगी तो मैं इसे और मनाऊंगा। अगर ये फिर भी नहीं मानेगी तो मैं फिर भी इसे मनाता रहूंगा। ये सारी उम्र न मानी तो मैं सारी उम्र मनाऊंगा, पर मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा, अंबर बोला। अंबर, एक बाप हमेशा चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा चाहने वाला मिले जो उसकी बेटी को उससे ज़्यादा प्यार करे, और मुझे खुशी है कि तुम ऐसे ही हो। तुम मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। बोलो, कब लेकर जाना है इसे? ले जाओ, ये तुम्हारी है, पापा खुश होकर बोले। साहिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर वो गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से निकल गया। अपने कमरे में जाकर खुशी से बोला, चलो, किसी को तो उसका प्यार मिला,
रूही तुम कहाँ हो, तुम कब वापस आओगी, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। ये बोलते हुए साहिल की आंखों से कुछ बूंदें निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गई। अंबर भी खुश होकर बोला, अंकल जी पहले हमारी शादी जल्दबाजी में हुई, लेकिन अब मैं इसे एक यादगार शादी देना चाहता हूँ। हमारे घर में अब कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, सो आप सब कुछ तय कीजिए। पूरे रस्मों रिवाज से शादी होगी, महीना दिन तारीख सब आप तय कीजिए। ठीक है बेटा, मैं पंडित जी से कहकर सब तय करता हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगा। क्यों मेहर, ठीक है ना, पापा ने मेहर को छेड़ते हुए कहा। पापा आपको कहा तो है कि आप जो करोगे मुझे सब मंजूर है, मेहर ने खुश होकर अंबर को देखते हुए पापा से कहा। अंबर घर से बाहर निकलते ही साहिल को फोन किया। साहिल, मैं शाम को मेहर को डेट पर ले जाना चाहता हूँ। हाँ ले जा साले, अब तो वो तेरी ही है। अंबर, मैं तेरे और मेहर के लिए बहुत खुश हूँ, तू सोच भी नहीं सकता है मेरी खुशी कितनी बढ़ गई है। मेहर मेरा बच्चा है अंबर, मैं उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता हूँ। शाम को अंबर मेहर को डिनर डेट के लिए लेकर गया। शहर के बाहर एक बहुत ही शानदार होटल था। मेहर और अंबर के पहुंचते ही सब लोग उसे ग्रीट करने लगे। होटल पूरा खाली था। मेहर ने पूछा, अंबर यह होटल खाली क्यों है? पता नहीं, लग रहा है सबको पता चल गया था कि अंबर बिरला अपनी पत्नी को डेट पर लाया है। अंदर पहुंचकर अंबर ने जैसे ही चुटकी बजाई, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें चमकने लगी। फिर उसने दूसरी चुटकी बजाई तो उसके चारों तरफ वायलिन की धुन बजने लगी। मेहर ने चारों तरफ का दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अंबर इतना रोमांटिक भी हो सकता है। अभी वह चारों तरफ देख ही रही थी कि अंबर सामने अपने घुटनों के बल आते हुए बोला, मेहर अंबर बिरला सिंघानिया, तुमसे क्या बोलूं? इस अंबर बिरला को ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, रूठे हुए को मनाने नहीं आता। इस अंबर की ज़िंदगी में कोई आए कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, मेहर सिंघानिया, तुम्हारे दूर जाने से। जब तुम मुझसे दूर चली गई तो मुझे प्यार का मतलब समझ आया। मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं बिताया, एक रातें भी नहीं बिताई, पर फिर भी तुम्हारे जाने से जैसे मेरी सांसें खिंची चली जा रही थी। यह अंबर बिरला नहीं जानता दीवानगी कैसी होती है, प्यार की बातें कैसी होती है, लेकिन सब सीखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, क्योंकि शायद अंकल और साहिल जितना प्यार मैं तुम्हें ना दे पाऊँ, और ना ही यह कहूँगा कि तुम्हारे प्यार की बराबरी मैं कर सकता हूँ। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आज से इस अंबर बिरला का अपना कुछ नहीं है। उसकी सांसों पर, उसकी ज़िंदगी पर, उसके रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेहर सिंघानिया का हक है, सिर्फ मेहर सिंघानिया का। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ मेहर, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे पूरा करोगी? यह कहते हुए उसने मेहर के हाथों को चूम लिया। मेहर के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अंबर के सामने घुटने पर बैठते हुए उसके दोनों आंखों को चूमते हुए बोली, अंबर एक बार मुझे गले लगा लो, कहीं मैं यह सपना तो नहीं देख रही। अंबर ने उसे खींचकर गले से लगा लिया। मेहर ने उसे ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे उसकी आंख खुलेगी तो अंबर गायब हो जाएगा। उनके आसपास होटल के जितने भी कर्मचारी थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, मेहर तुम्हारी आंखों में आंसू अगर मेरा साला देख लेगा तो वो साला तो मेरी जान ही ले लेगा। आंसुओं से भरी आंखों से मेहर भी हंसने लगी और फिर उसके गले लग गई। अंबर ने उसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठाया और एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर दोनों घर आ गए। राज सिंघानिया ने पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाया। उन्होंने 4 महीने बाद की डेट निकाली। दोनों ही तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सारे इंडिया में हर तरफ इस शादी की चर्चा थी। हर अखबार, हर रेडियो स्टेशन, हर टीवी चैनल और हर सोशल मीडिया के चैनल पर अंबर बिरला और मेहर सिंघानिया के शादी की चर्चा थी। आधी रात को अंबर का फ़ोन बजने लगा। अंबर नींद में था। उसने आंखें खोले बिना फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ दीपिका थी। वो रोते हुए बोली, अंबर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते। दीपिका की आवाज़ से लग रहा था कि वो नशे में है। दीपिका ये सब क्या है? अंबर अपने और मेहर के बीच अब किसी को नहीं आने देना चाहता था। उसने उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया और दीपिका की साइड में भेजे हुए बॉडीगार्ड को फ़ोन किया और कहा, दीपिका के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? उससे मेरा हर कॉन्टैक्ट नंबर छीन लो। वो जिए या मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आज के बाद मुझे उसकी आवाज़ न सुनाई पड़े। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया।
वो अब इन बातों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। वो लेटकर मेहर के सपने देखने लगा। रूही का पेट अब काफ़ी दिखने लगा था। वो खुले कपड़े पहनने लगी थी। रोहन उसके लिए दूसरा एथन निकला। वो उसे बहुत प्यार दे रहा था, उसकी हर इच्छा पूरी कर रहा था। अब तो उसे लगने लगा था जैसे वो शुरू से यहीं रह रही हो। रोहन को साहिल और अंबर ने दोनों ने अलग अलग शादी का कार्ड भेजा। वो बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त अंबर को फ़ोन किया। हेलो, बधाई हो यार, आखिर वो तेरी हो ही गई। थैंक यू। पर हाँ, बहुत मिन्नतों के बाद। लेकिन रोहन, उसके प्यार के आगे मेरा प्यार आज भी कुछ नहीं है। मैं उसका एहसानमंद हूँ कि वो मेरी लाइफ में आई। तुझे याद है कि वो एम्यूजमेंट पार्क वाली लड़की जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था? अंबर बोला। हाँ, क्या अब वो भी मिल गई? रोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो मेहर ही थी। इसने मुझे अब बताया। मैं हैरान हूँ अपनी किस्मत पर। ज़िंदगी में 2 बार प्यार हुआ और वो भी एक लड़की से। अंबर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ सा बोला। चलो अच्छा है, कम से कम तुझे तेरा प्यार तो मिल गया है। साहिल खुश है? रोहन ने पूछा। हाँ, साहिल तो पहले ही मान गया था। वो खुश है, लेकिन उसके अपने प्यार का पता नहीं लगा। अंबर बोला। क्या? साहिल का प्यार? उसे कब प्यार हुआ? और प्यार का हाल का क्या मतलब है? रोहन ने पूछा। ये बात उसने किसी को नहीं बताई है, बस मुझे पता है। अब तुम्हें बता रहा हूँ। उसे कोई लड़की मिली थी जिससे उन्हें जल्दी में शादी कर ली। महीना ही हुआ था शादी को कि ये अलग हो गए। अब वो इससे नाराज़ है और कहीं जाकर छुप गई है। दोनों में कोई गलतफहमी हो गई है, जिस वजह से वो छोड़ गई। मुझे मेरा प्यार मिल गया है, तो इसकी किस्मत में होगा तो इसे भी मिल ही जाएगा। अंबर बोला। कमाल है यार, अगर मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाता तो कम से कम तू खबर करके तो कुछ बता ही सकते हो। कभी जब इकट्ठे होते हो और तुम तीनों अपनी बातें करते रहते हो तो लगता है कि मैं तुम्हारा हिस्सा ही नहीं हूँ। रोहन बोला। चल कोई न, तू टाइम पर आ जाना शादी में। वैसे तू किस तरफ से होगा, मेरे तरफ से या लड़की की तरफ से, मतलब साहिल की तरफ से? अंबर बोला। यार हम तो दोनों तरफ से हो जाएंगे, हमारा क्या है? रोहन ने हंसते हुए कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें करके उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसे साहिल का फ़ोन आया। वो बोला। रोहन, तुझे अंबर का फ़ोन आया था क्या? हाँ, कुछ देर पहले ही आया था। रोहन बोला। चल ठीक है, फिर तो तू समय पर आ जाना। साहिल बोला। साहिल, तेरे बारे में भी बताया उसने? सुनकर दुख हुआ। कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो तुझे तेरा प्यार भी मिल जाएगा। रोहन बोला। हाँ यार, दुआ करो मुझे भी मेरी जान मिल जाए। अच्छा मेरी छोड़, तू अपनी सुना। कब तक नकली अफेयर चलाता रहेगा? कोई असली भी हुआ? साहिल ने पूछा। यहाँ कोई असली नहीं होता, सब कुछ नकली है। खैर भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई मुझे भी मिल ही जाएगा। रोहन हंसते हुए बोला। मेहर के घर खुशियों की बहार आ गई थी। निया भी आजकल हर घड़ी उसी के साथ थी। वो लोग रोज शॉपिंग करने जा रहे थे। राज सिंघानिया साहिल से बात कर रहे थे। बेटियों को विदा करना सच में मुश्किल है। पहले तो मेहर के जाने का पता ही नहीं चला। अब जैसे जैसे इसकी शादी का दिन करीब आ रहा है, मेरा दिल बैठता जा रहा है। पर इतना सुकून है कि वो अंबर के साथ खुश रहेगी। पापा आंखें साफ करते हुए बोले। वो तो है ही पापा, इसके जाने के बाद ये घर एकदम खाली सा हो जाएगा। इसकी आदत सी हो गई है, सुबह उठते ही उसे जगाना, फिर अपने साथ काम पर ले जाना। भूल पाना मुश्किल है। साहिल ने नम आंखों से कहा। क्या बात है, आज मेरे बिना ही महफिल सजाए बैठे हो? मेहर ने आते ही कहा। तू तो शादी करके चली जाएगी, हमें तो ऐसे ही महफिल सजानी पड़ेगी। साहिल बोला। उसकी बात सुन मेहर को भी रोना आ गया, तो वो पापा से लिपट कर रो पड़ी। साहिल ने भी उन्हें ऊपर से पकड़ लिया। ईशान भी अमेरिका से वापस आ गया। वो अंबर के पास आया, उसे बधाई दी और बोला। अंबर, आकाश का तो दिमाग का कोई पुर्जा हिला हुआ लगता है। उसे कहा कि ये सब छोड़ दे, पर उसे ऐसा करना मुश्किल लगता है, तो उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। अब चीखता रहेगा। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि वो सुधर जाएगा, लेकिन अगर उसकी भलाई इसी में है तो यही सही। अंबर बोला। और सुना, शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? ईशान ने पूछा। ठीक है यार, मुझे खुशी है कि मुझे मेहर मिल गई। ईशान, एक बात कहूँ, तूने निया के साथ अच्छा नहीं किया। वो बेचारी तो जैसे हंसना बोलना ही भूल गई है। तुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंबर उसे समझाते हुए बोला। अंबर, तुझे पता है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। मेरे लिए ये प्यार वगैरह करना ठीक नहीं है। और निया जैसी लड़की तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। वो बहुत ही अच्छी है। ईशान बोला। लेकिन ऐसी तो तुझमें भी कोई कमी नहीं है। तुझे यूं ही लगता है कि तेरा काम गलत है। हम सब यही काम करते हैं। तू खुद को हमसे अलग कैसे समझता है? तू उसे अपना ले। अंबर ने कहा। नहीं, बड़ी मुश्किल से उसे खुद से दूर किया है, अब उसे अपने साथ नहीं कर सकता।
तू मेरी छोड़, अपनी बता, कोई काम है तो मैं करूं, ईशान बोला। निया और मेहर शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी कि एक लड़का आया और बोला, हेलो मेहर और निया, तुम लोग यहाँ कैसे? अरे आप यहाँ कैसे? निया बोली, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम दोनों को देखा तो आ गया। तुम लोगों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा, असल में हम यहाँ पहली बार आए हैं। ये मेहर की शादी है कुछ दिन में, उसी की शॉपिंग करने आए थे, निया जानबूझकर बोली। ये उनका सीनियर दिवेश था, उसे हमेशा से लगता था कि ये मेहर को चाहता था। ओह कांग्रेट्स मेहर, खुशी हुई जानकर। किससे हो रही है? दिवेश ने पूछा। यार शहर की इतनी पॉपुलर शादी के बारे में नहीं पता, बिरला और सिंघानिया की शादी, निया बोली। ओह तो तुम मेहर सिंघानिया हो, चलो अच्छा है। और निया तुम्हारी शादी हो गई क्या? दिवेश ने पूछा। नहीं मेरी शादी कहाँ, मेरा तो अभी कोई इरादा भी नहीं है, निया बोली। वो बात कर ही रही थी कि उसकी नज़र उसकी तरफ आते ईशान पर पड़ी। उसने ईशान को कई महीनों बाद देखा था। वो बोली, आपकी शादी हो गई? नहीं, आप जैसी कोई मिली ही नहीं। किससे करता? हंसता हुआ बोला। चलो अब मिल गए हो, अब कर लो, मेहर भी मजाक में बोली। तभी ईशान उनके पास आ गया। ईशान ने सबकी बातें सुन ली थी। उसने दिवेश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मेहर को बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जी हम लोग शॉपिंग करने आए थे, भूख लगी तो खाना खाने बैठ गई। ये हमारे सीनियर हैं, यहाँ के मैनेजर हैं, मेहर बोली। हेलो, दिवेश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने भी उससे हाथ मिलाया, लेकिन उसे मन में उससे जलन हो रही थी कि निया इससे हंसकर बातें क्यों कर रही थी। भैया आप यहाँ कैसे? मेहर ने पूछा। ये मेरा रेस्टोरेंट है, कुछ और मंगाना है तो मंगा लेना। फिर देवेश से बोला, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। फिर वो उनके पास बैठ गया। उसने निया से कोई बात नहीं की, न ही निया ने उससे बात की। मुंबई में रोहन ने शादी में जाना था, उसे रूही की चिंता हो रही थी। जब से रूही आई थी उसकी ज़िंदगी में रौनक आ गई थी। उसके फैमिली में कोई भाई बहन नहीं था, अब एक बहन मिल गई थी और अब एक भांजा या भांजी भी आने वाली थी, इसलिए उसे उसकी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो रूही को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता था ताकि ये खुश रह सके और वो इसे अपने दोस्तों से मिला सके, और ये उन्हें बताना चाहता था कि उसकी भी कोई बहन है। रोहन ने रूही से पूछा, मेरे दोस्त की शादी है दिल्ली में, मैं जा रहा हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? मैं क्या करूँगी, आपके दोस्त की शादी है, आप हो आइए, रूही बोली। हाँ सर, इन्हें रहने दीजिए, बेबी 7 महीने का हो गया है, अब इन्हें लंबे सफ़र पर नहीं जाना चाहिए। अब 2 महीने और वेट करना होगा, फिर बेबी होने के बाद जहाँ मर्जी चले जाना, मारिया बोली। अच्छा बाबा सॉरी, तुम दोनों जीते मैं हारा। ठीक है मैं जाऊंगा, 1-2 हफ्ते लगा कर आऊँगा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? रोहन बोला। ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुम ही मेरा ध्यान रखते थे। भाई हम अपना ध्यान रख लेंगे, रूही बोली। अंबर और मेहर की शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। दोनों का लेडीज संगीत एक ही जगह था। अंबर के होटल में ये फंक्शन था, सब नाच गा रहे थे। रोहन भी वहाँ आ गया था, वो और ईशान दोनों की तरफ से थी। निया रोहन के पास आई और बोली, रोहन जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। निया को रोहन के आगे पीछे फिरते देख ईशान को चिढ़ हो रही थी। उसने खुद को समझाया कि अब वो किसी को तो अपनाएगी, लेकिन फिर भी इसका दिल नहीं माना। निया जब अकेली बैठी थी तो वो उसके पास जाकर बोला, अब क्यों इस तरह मिर्जादों के पीछे फिर रही हो? जब मैंने कहा था तब तो बहुत सती सावित्री बन रही थी, आज क्या हो गया? खुद को इतना लो कर लिया है, पहले वो मेरे रेस्टोरेंट का मैनेजर और अब ये रोहन। जानती हो तुम जैसी कितनों को ये रोज़ सोने के बाद भूल जाता है। ईशान पूरे गुस्से में बोला, आपको इससे क्या लेना, जब मैं आपकी हूँ ही नहीं? तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जिसके साथ सोऊं। आप कौन होते हैं मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? मैं बालिग हूँ, जिससे मेरी मर्जी मैं उससे बात करूँ, जिसके साथ मर्जी उसके साथ सोऊं। आपको मना इसलिए किया था कि आप में वो बात ही नहीं जो बाकियों में है, निया बोली। उसे गुस्सा आ गया था, उसे उस दिन की सारी बातें याद आ गई थी। ईशान को उसकी बात पर गुस्सा आ गया और वो निया का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गया और उसके करीब ज़बरदस्ती जाने लगा। निया ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, ईशान मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया, बहुत गर्व था मुझे खुद पर, मगर तुमने मेरा सारा गरूर तोड़ दिया। ईशान ने अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखा। निया अभी रोहन के पास खड़ी बातें कर रही थी और वो वहीं अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसे हैरानी हुई कि वो जागते हुए सपना देख रहा था। क्या वो प्यार में इतना पागल हो गया है कि वो सोते हुए तो सपने देखता ही था, अब जागते हुए भी सपने देख रहा है? उसने गाल से हाथ नीचे किया और शुक्र मनाया कि ये सपना था।
उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने निया को मना ही कर दिया है तो वो जिससे भी मर्जी बात करे, उसे क्यों फ़र्क पड़ता है। साहिल उसके करीब आया और बोला, ईशान ये जिद छोड़ दे और उसे अपना ले, बाद में पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मुझसे पूछ जिसे प्यार मिला और मैंने उसे अपनी गलती की वजह से खो दिया। तू ये गलती न कर, निया जैसी लड़की तुझे नहीं मिल सकती। अगर वो किसी और की हो गई तो तुम बहुत पछताओगे। साहिल सिंघानिया, द ग्रेट साहिल सिंघानिया, आज अपनी एक बीबी को नहीं ढूंढ पा रहा है, तुझे पता है। यार साहिल, अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मैंने उसे इतना कुछ सुनाया है, वो मुझे माफ़ कर देगी? ईशान बोला। कुछ कह नहीं सकता, अगर पूछोगे ही नहीं फिर तो कोई हल ही नहीं है ना। फिर तो वो पक्का किसी और की ही हो जाएगी, लेकिन पूछ कर देखो, कुछ दिन नाराज़ रहेगी फिर मान ही जाएगी। अब मेहर भी मान ही गई है, साहिल बोला। लेकिन मेहर को समझाने के लिए तुम थे, निया थी, इसलिए वो अंबर की हो गई। लेकिन मेरा क्या? ईशान बोला। तू बात तो कर, हम सब तेरे साथ हैं, साहिल बोला। रोहन ने अंबर और मेहर के साथ फ़ोटो करानी थी तो उसने साहिल और ईशान को भी बुला लिया। उन्होंने ग्रुप फ़ोटो ली। फ़ोटो में मेहर की एक तरफ साहिल और एक तरफ अंबर था। अंबर के बगल में रोहन था और ईशान साहिल के साथ खड़ा था। साहिल के करीब आने पर मेहर इमोशनल हो गई। उसने अपने आंसू रोक लिए, वो माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। फ़ोटो में भी वो साहिल को और साहिल उसे प्यार से देख रहा था। रोहन ने वही फ़ोटोज़ रूही को सेंड कर दी। रूही ने जब फ़ोटोज़ देखी तो वो हैरान रह गई। उसे लगा कि साहिल की शादी मेहर से हो रही है। ये सोचकर उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसका बीपी बढ़ गया। मारिया ने जब देखा कि उसे घबराहट हो रही है तो वो उसी वक्त उसे हॉस्पिटल ले गई। रूही का बीपी कम ही नहीं हो रहा था। वैसे तो उसने उस दिन साहिल को मेहर के साथ देखा था, लेकिन उनकी शादी होते देख उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी कि उसने क्यों संजय से प्यार किया, क्यों नहीं सोचा कि वो उसे धोखा देगा। वो मन में ही रोए जा रही थी और भगवान को कोस रही थी। आखिर उसकी किस्मत में खुशी क्यों नहीं लिखी। डॉक्टर बार बार आकर बीपी चेक कर रहे थे और बीपी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या बात है, आप किस बात से परेशान हैं? पर रूही बोली, जी मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स ने उसे नींद की गोली दे दी ताकि उसे आराम मिल सके। उसे नींद में सपना आया। सपने में नानी उसके पास बैठी उसे उसकी मम्मी की कहानी सुना रही थी। रूही रोने लगी, बोली, नानी मेरी कहानी भी मम्मी की कहानी जैसी हो गई। मुझे भी संजय ने धोखा दे दिया। ये सब किस्मत के खेल होते हैं। तुम बार बार अपनी मम्मी की कहानी याद करती रहती हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। तुम अपने बच्चे को बचा लो, बाकी जैसे तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा मिल गए, तुम्हें भी कोई अच्छा मिल जाएगा। कहकर नानी उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा देकर गायब हो गई। उसके बाद रूही घंटों तक सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो अगला दिन हो गया था। अब उसने सोच लिया था कि वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेगी और किसी के बारे में नहीं सोचेगी। मारिया उसके लिए खाना लाई और बोली, अब कैसी हो बेटा? मैं तो घबरा ही गई थी, पर भगवान का शुक्र है सब ठीक है। सर को बताना है? नहीं, उन्हें मत बताना, यूं ही चिंता करेंगे। अब मैं ठीक तो हूँ, अब कुछ नहीं होगा, रूही बोली। मारिया बर्तन धोने गई थी। रूही अकेली बैठी थी। ऐसे वक्त में उसे एथन की याद आई। उसने एथन को मैसेज किया, कैसे हो? ठीक हूँ, आप ठीक हो? और जीजा जी ठीक हैं? एथन बोला, हाँ हाँ सब ठीक है। रूही ने लिख कर फिर और कुछ नहीं लिखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकला। इतने में मारिया अंदर आ गई। उसे रोते देख बोली, बेटी तुम क्यों उस घटिया इंसान को याद करती हो? क्यों नहीं सोचती कि वो तुम्हारे काबिल नहीं था? अपने सर बहुत अच्छे हैं, सोचना है तो इनके बारे में सोचो। बेबी भी इनके जैसा ही सुंदर होगा। ऐसा नहीं कहते आंटी, रोहन बहुत ही अच्छे हैं, देखना उन्हें बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी। मेरे लिए तो वो भाई जैसे हैं, वो भी मुझे अपनी बहन मानते हैं, फिर कभी ऐसा न सोचना, रूही बोली। इधर सब डांस कर रहे थे। अचानक वहाँ गाना लगा और मेहर डांस करने लगी। साहिल तो गाने की धुन सुनकर ही रोने लगा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। साहिल और उसके पापा तो रो ही रहे थे। मेहर ने इस भोलेपन से उनकी तरफ हाथ करके डांस किया कि निया, ईशान और रोहन भी रो पड़े। रोहन को रूही की याद आ गई। उसे लगा कि रूही की विदाई के वक्त उसे भी ऐसा ही फील होगा। अंबर ने आकर साहिल को गले लगा लिया। निया ने मेहर को गले लगा लिया। फंक्शन खत्म होते होते माहौल गमगीन हो गया था। तब अंबर ने गाना चलाया और सारे उस पर गाने पर नाचने लगे।
ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सभी नाचने में मस्त हो गए और पापा साइड में एक टेबल पर बैठे मेहर को देख देख कर रोए जा रहे थे। उन्हें मेहर के साथ गुजारे बचपन से अब तक की सारे दिन एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगे। उन्होंने उसकी हर फरमाइश पूरी की थी। साहिल ने उन्हें देखा और उनके पास आ गया। उसने पापा को चुप कराया। वो बोले, अभी कल ही तो ये छोटी सी हमारी गोद में खेला करती थी, आज ये हमें छोड़कर जा रही है। ये सुनकर साहिल भी रो पड़ा। बेटा, जब तुम शादी करो तो उस लड़की को कोई दुख न देना, पलकों पर बिठा कर रखना। ये ध्यान रखना कि वो भी किसी की बेटी और बहन है, पापा ने उसे समझाते हुए कहा। साहिल को उनकी बात सुनकर रूही याद आ गई। उसे उम्मीद थी कि रूही मेहर की शादी की खबर देखकर वापस आ जाएगी। उसने हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में शादी की खबर छपवाई ताकि रूही देखकर वापस आ जाए, लेकिन रूही नहीं आई। रूही की याद आते ही उसने एथन भी याद आ गया। उसने एथन को मैसेज किया, मैंने तुम दोनों के टिकट भेज दिए हैं, मेरी बहन की शादी पर ज़रूर आ जाना। तभी एथन का रिप्लाई आ गया, हाँ जी, मुझे टिकट मिल गए हैं, हम आ जाएंगे। साहिल ने मैसेज देखकर फ़ोन रख दिया। साहिल ने भी एथन को रूही के बारे में बताया नहीं था कि वो दुखी न हो। उसने स्टेज की तरफ देखा। अंबर और मेहर नाच रहे थे। गाना चल रहा था, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को देखते हुए नाच रहे थे। सभी उनके आसपास चक्कर लगाते हुए तालियां बजा रहे थे। साहिल ने आकर ईशान को कुहनी मारी और कहा, जानिया के साथ डांस कर ले। उसने मना कर दिया तो? ईशान बोला। अगर उसने मना कर दिया तो तुम्हारे ईशान होने का क्या फ़ायदा? साहिल बोला। ये सुनकर ईशान निया की तरफ चल दिया और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसके साथ डांस करने लगा। निया को पहले तो समझ ही नहीं आया। वो उसे ढकेलना चाहती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि मेहर की शादी में कोई हंगामा हो। वो उसे प्यार करती थी, इसलिए इतनी जल्दी भूल भी नहीं सकती थी। वो दोनों भी नाचने लगे। साहिल और रोहन भी उनके पास आकर कपल डांस करने लगे। सब हंसने लगे। इसी तरह हंसते गाते फंक्शन खत्म हो गया। शादी आज से 3 दिन बाद थी। अगले दिन एथन और लूना भी आ गए थे। एथन ने आते ही रूही के बारे में पूछा तो साहिल ने कह दिया कि उसे छुट्टी नहीं मिली। घर आकर साहिल ने उसे रोहन, अंबर और ईशान से मिलवाया। उसने मेहर को नहीं बताया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही भागी क्यों। कहीं उसका किसी और से प्यार तो नहीं था, पर अब वो इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मेहर और अंबर की शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई। रोहन आज भी फोटोज खींचकर रूही को भेज रहा था। वो चाहता था कि वो आ नहीं सकी तो कम से कम फोटोज ही देख ले। रूही को 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसने अपना माइंड सेट कर लिया था कि वो अब साहिल के बारे में नहीं सोचेगी। वो घर आ गई थी। उसने खुद को बिजी रखने के लिए मारिया से बुनाई सीखी और बेबी के लिए सूट बनाने लगी। मारिया उसे समझाती रही, वो बनाती रही। वो लिविंग रूम में बैठी थी जब रूही के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने देखा रोहन का था। उसे पता था कि शादी की फ़ोटोज है। पहले उसने सोचा कि वो नहीं देखेगी, लेकिन कुछ देर बाद उसका दिल नहीं माना और उसने फ़ोटोज निकाल कर देखी। वो उनके साथ एथन और लूना को देखकर हैरान रह गई। इसका मतलब एथन को उसके बारे में पता था। वो उसकी शादी में आया है। उसने मेरी जगह पैसा चुना। अच्छा हुआ रोहन ने मुझे फ़ोटो भेज दी, नहीं तो मुझे पता ही न चलता। तभी उसके दिमाग में आया कि साहिल उसके फ़ोन से इसकी लोकेशन का पता न लगा ले। ये सोचते ही उसने फ़ोन को बंद करके सिम निकाल कर रख दिया और फ़ोन को पानी से भरे जग में फेंक दिया और मारिया को बुलाया। आंटी जी। मारिया दौड़ती हुई आई। उसने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, वो क्यों बुला रही है। मारिया ने पूछा, क्या हुआ मैडम? वो मेरा फ़ोन पानी में गिर गया, रूही ने मासूमियत से कहा। ये कैसे गिर गया? मारिया ने फ़ोन निकालते हुए पूछा। रोहन ने फ़ोटोज़ भेजी थी, मैं देख रही थी कि फ़ोन स्लिप हो गया, अब मैं क्या करूँगी? रूही बोली। कोई बात नहीं, मैं आपको कल नया फ़ोन ला दूँगी, नंबर भी नया ला देना, रूही बोली। ठीक है, तुम चिंता मत करना, मारिया बोली। अगले ही दिन मारिया उसके लिए नया फ़ोन और सिम ले आई। कुछ दिन बाद दिल्ली में शादी के बाद सभी मेहमान वापस चले गए। साहिल का घर खाली सा हो गया। रोहन भी मुंबई वापस आ गया था। अंबर और मेहर हनीमून मनाने स्पेन चले गए थे। साहिल, ईशान, निया फिर से कामों में बिजी हो गए थे। साहिल के कहने पर ईशान निया से मिलने गया। हाँ जी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? निया ने ईशान को देखकर पूछा।
निया, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर मुझे लगा था कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम्हें मुझसे बहुत अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं एक गुंडा किस्म का आदमी। मैंने जो भी कहा तुम्हें खुद से दूर रखने को कहा, लेकिन अब मैं तुमसे खुद दूर नहीं रह सकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ईशान ने सारी कहानी सुना दी। निया कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। 3 साल बाद दिल्ली में एक बड़ी सी कार रोहन के दिल्ली वाले घर पर आकर रुकी। पिछले दोनों दरवाजे खुले और एक में से रोहन और दूसरे से रूही बाहर निकले। दोनों ने झुककर कार के अंदर देखा। अंदर एक क्यूट सा गोलमोल सा लड़का बैठा था। वो भागकर रोहन के पास हो गया। रोहन ने उसे गोद में उठा लिया। सनी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब बड़े हो गए हो, गोद में नहीं चढ़ना, चल कर चलो, रूही बोली। वो बिल्कुल ही बदल गई थी, पहले से भी और सुंदर हो गई थी। मैं तो मामू की गोदी में हूँ, मामा गुस्सा नहीं होते, मम्मी गुस्सा करती है, सनी बोला। हाँ रूही, बेकार में मेरे सनी को कुछ मत कहा करो, मैं उसे उठा सकता हूँ इसलिए उठाया हूँ, रोहन बोला। रोहन, बड़ा सिर चढ़ा रखा है तुमने इसे, कहकर वो घर की तरफ चल दी। रूही यहाँ पहली बार आई थी, सो वो दरवाजे पर ही रुक गई। फिर रोहन के आने पर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रोहन दोनों को अंदर लेकर आ गया। मारिया भी इनके साथ दूसरी कार से आई थी। वो सनी को अंदर ले गई। उसने उसे उसका कमरा दिखाया और फिर सनी को लेकर अपने कमरे में चला गया। रूही अपने कमरे में आते ही बेड पर गिर गई। वो अपने आप से कहने लगी, 3 साल हो गए थे पर आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। मैंने अब भी नहीं आना था। ये तो रोहन की मूवी की शूटिंग यहाँ दिल्ली में है और वो उसकी असिस्टेंट है, इसलिए उसे उसके साथ आना ही पड़ा। वैसे भी अब उसे साहिल से कोई खतरा नहीं था, सो वो बिना किसी डर के दिल्ली आ गई। अगले दिन वो लोग शूटिंग पर गए तो मारिया सनी को लेकर मॉल में शॉपिंग के लिए चली गई। वो लोग बच्चों के सेक्शन में कपड़े लेने गए। मारिया कपड़े देख ही रही थी और वो वहाँ से छुपकर निकल गया। मारिया की तो जान ही निकल गई। उसने रोहन को फ़ोन किया। सर, हम मॉल में आए थे, सनी बाबा कहीं चले गए, वो मिल नहीं रहे हैं। क्या? वो कहाँ जा सकता है? तुम किस मॉल में हो? मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। अच्छा सुनो, रूही से मत कहना, बेचारी परेशान हो जाएगी। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मारिया ने मॉल का नाम भेजा। ये वो मॉल था जो साहिल ने मेहर को लेकर दिया था। रोहन ने उसी वक्त साहिल को सनी की फ़ोटो भेजी और फ़ोन पर कहा, हेलो साहिल, ये मेरा भांजा है, तुम्हारे मॉल में गुम हो गया है, ज़रा देखना। साहिल ने देखा कि आज बुधवार है तो मेहर मॉल में ही होगी। उसने उसी वक्त फ़ोटो मेहर को भेज कर कहा, मेहर, ये बच्चा तुम्हारे मॉल में गुम हुआ है, ढूंढो, बाकी मैं आ रहा हूँ। मेहर ने बच्चे की फ़ोटो देखी और निया को भी दिखाई। निया, देख कितना प्यारा बच्चा है, चल देखें इसे। मेहर ने अपने स्टाफ को भी फ़ोटो सेंड कर दी। सभी उसे ढूंढने लगे। सन्नी मेहर से आकर टकराया। मेहर ने उसे पकड़ लिया और बोली, हेलो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मेरे को पापा के पास जाना है, सनी बोला। चलो बेटा, मैं लेकर चलती हूँ, कहकर मेहर उसे उठाने लगी तो निया ने रोक दिया। वो बोली, मेहर, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं उठा लेती हूँ। निया उसे उठाने लगी तो वो बोला, सन्नी इस आंटी का हाथ पकड़ कर जाएगा, सन्नी अब बड़ा हो गया है, गोदी नहीं चढ़ता। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेहर बोली, तुम्हारा नाम सनी है? बहुत प्यारा नाम है। सनी ने स्टाइल से स्माइल की। मेहर और निया हैरान रह गई और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। मेहर बोली, निया, इसकी स्माइल देखी, बिल्कुल भैया जैसी है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी, बिल्कुल भैया की तरह स्माइल करता है और वही स्टाइल भी है, निया बोली। दोनों उसे अपने ऑफिस में ले आई। सनी आकर सोफे पर बैठ गया। उसका हर स्टाइल साहिल जैसा था। वो दोनों तो उसी को देखे जा रही थी। मेहर ने साहिल को मैसेज किया कि बच्चा उन्हें मिल गया, वो ऑफिस में है। साहिल ने रोहन को मैसेज करके बता दिया। रोहन ने उसी वक्त मारिया को फ़ोन किया और बोला, मारिया, सनी मिल गया है, मॉल के ऑफिस में जाओ, वहीं पर है। सुनकर मारिया उसी वक्त ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ भाग ली। इधर साहिल मॉल में इंटर हो गया था। मारिया लिफ्ट से निकली और ऑफिस की तरफ चल दी। सनी आराम से बैठा था। उसे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो चुपचाप पेन लेकर पेपर पर कुछ लिख रहा था। निया उसकी मूवी बना रही थी। वो हैरान थी कि ये बच्चे की शक्ल साहिल से इतनी मिलती क्यों है और इसका काम करने और बात करने का ढंग एक सा क्यों है। उसने ये वीडियो अपने पापा को दिखाने के लिए बना रही थी। सनी ने बिना मुंह ऊपर किए निया की तरफ देखा और बोला, आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो?
मेरे भैया ना बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, मैं उन्हें ये वीडियो दिखाऊंगी, निया बोली। वो चुप होकर फिर काम करने लगा। तभी मारिया वहाँ आ गई। उसने दरवाजे पर नॉक किया और अंदर आ गई। आते ही उसने सनी को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, सनी बाबा भाग क्यों आए? तुम्हें पता है आंटी कितना परेशान हो गई थी। आंटी आप क्या गंदे बच्चे हो? गंदे बच्चे रोते हैं, अच्छे बच्चे नहीं रोते, सनी बोला। नहीं मैं अब नहीं रोती, मारिया ने हंसते हुए कहा। गुड, सनी साहिल की तरह स्टाइल से बोला। मेहर ने फिर देखा। अब उसने मारिया से पूछा, आंटी इसके पापा कहाँ हैं? ये कह रहा था कि इसने पापा के पास जाना है। बेटा इसका पापा कहीं बाहर काम करते हैं, मैंने भी नहीं देखा उन्हें, मारिया ने कहा। तभी साहिल अंदर आ गया। उसने अंदर आते ही सनी की तरफ देखा। उसे अपने बचपन की तस्वीर याद आ गई। ओ तो तुम हो बेटा, ऐसे बिना बताए नहीं जाते, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान होंगे, साहिल सनी से बोला। मेरे पापा परेशान नहीं होते, सिर्फ मम्मा परेशान होती हैं, पापा को हमारी चिंता ही नहीं है, सनी बोला। वो मारिया के साथ रहने के कारण काफ़ी सियाना हो गया था। वो बड़ों की तरह बातें करता था। साहिल उसके मुंह की तरफ देख रहा था। उसे भी वो जाना पहचाना सा लगा। साहिल ने पूछा, पापा परेशान क्यों नहीं होते? मारिया भी उन दोनों को देख रही थी। वो दोनों एक जैसे लग रहे थे। साहिल को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो सनी का फ्यूचर देख रही हो। सनी बोला, ये पापा लोग होते ही ऐसे हैं, ये अपने बच्चों को पूछते ही नहीं हैं, तो उनके लिए चिंता क्या करेंगे? ऐसे नहीं कहते, मेरे पापा तो मेरी बहुत फिक्र करते हैं। नहीं मानते तो इससे पूछ लो, साहिल ने मेहर की तरफ हाथ करते हुए कहा। क्यों, इन्हें कैसे पता? सनी ने पूछा। ये मेरी बहन है, तुम्हारा कोई और भाई बहन नहीं है? साहिल ने उसे मेहर के बारे में बताया और पूछा, लगता है आप कभी स्कूल नहीं गए, पर ये सनी स्कूल जाता है। वो मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी मम्मी को छोड़ गया, तो मेरी बहन कैसे होती? सनी बोला। इतने से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनके मुंह खुले रह गए। साहिल ने मारिया की तरफ देखा। कितनी उम्र है इसकी? इतना छोटा बच्चा और ऐसी बातें, ये क्या सिखा रही हैं आप इसे? साहिल मारिया से पूछा। जी असल में बचपन से हम नौकरों के पास पला है, इसकी मम्मी काम में बिजी हैं और पापा कभी आए ही नहीं। ये सबका लाडला है, इसलिए हमें तो इसकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, मारिया बोली। भैया बातें तो ये सच में प्यारी करता है, कितना प्यारा है, मेहर सनी के पास बैठते हुए बोली। निया भी उसके पास आ गई और बोली, हाँ भैया बहुत प्यारा है, दिल करता है ये बोलते रहे और हम सब सुनते रहें। साहिल ने रोहन को फ़ोन किया। हेलो रोहन, बच्चा हमारे पास है, तू यहीं आकर ले जाना, मेहर उसके साथ समय बिताना चाहती है। साहिल की बात सुनकर रोहन ने कहा, ठीक है, मेरा भांजा है ही ऐसा, जो इससे मिलता है इससे दूर नहीं होना चाहता। शूटिंग खत्म होते ही मैं अपनी बहन के साथ वहां पहुंचता हूं। साहिल हमेशा अपनी बहन मेहर की बातें सुनाकर सेखी मारता था और उन्हें चिढ़ाता था कि उनकी कोई बहन नहीं है। अब रूही के आने से रोहन को मौका मिल गया था। अब तो सनी के आने से वो उन्हें और भी चिढ़ाता था। आज जब सनी की तारीफ सुनी तो उसने भी अकड़ कर जवाब दिया। मेहर और निया सनी के साथ बातें कर रही थी और साहिल सामने बैठा उन्हें देख रहा था। उसे भी सनी प्यारा लग रहा था। इतना बड़ा बिजनेसमैन अपने सारे काम छोड़कर यहाँ बैठा एक बच्चे की बातें सुन रहा था। रोमिल कई बार फ़ोन कर चुका था। साहिल ने आखिरी फ़ोन उठा ही लिया और बोला, हेलो क्या बात है? सर मैं कब से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, वो ब्राइड ग्रुप वाले मीटिंग के लिए आए हुए हैं, रोमिल बोला। कैंसिल कर दो या तुम बात कर लो, मैं बहुत ज़रूरी काम में बिजी हूँ, साहिल बोला। रोमिल ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। साहिल ने मेहर की सनी के साथ खेलते हुए फ़ोटो खींची और अंबर को भेजकर नीचे लिखा, देख मेहर बच्चे के साथ कितनी प्यारी लग रही है। साहिल अपने मन में सोच रहा था, इस बच्चे को देखकर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मैं उस बच्चे की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? क्यों मैंने इसके लिए अपने सारे काम कैंसिल कर दिए? इसकी आंखें मुझे किसी की याद क्यों दिला रही हैं? इसकी आंखें किसकी जैसी हैं? वह सोच ही रहा था कि तभी इसकी आंखें तो रूही के जैसी हैं। रूही? क्या साहिल को पता चल जाएगा कि यह साहिल और रूही का बेटा है, या फिर साहिल भी फिर किसी गलतफहमी का शिकार हो जाएगा? क्या साहिल और रूही मिल पाएंगे? अंबर और मेहर की ज़िंदगी खुशहाल हो गई है या फिर उनके ज़िंदगी में भी कुछ तूफान आना बाकी है? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।